हेलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे और आपकी स्टडी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जैसे कि आपको पता है हम क्लास 9 की बुक कवर कर रहे हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो खाद्य पदार्थ संगठन वर्गीकरण तथा कार्य। मैंने पिछली वीडियो में प्रोटीन, कार्ब्स, खनिज लवण ये सभी करा दिए हैं। विटामिन की भी सीरीज़ कंप्लीट करा दी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जा कर के ज़रूर देख लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आने वाले एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं वनस्पति द्वारा खाद्य पदार्थों का संगठन, जिसमें हम पढ़ेंगे खाद्य अनाज, दालें, मूलकंद, हरी सब्जियां, फल, मेवे, मसाले, शर्करा, वनस्पति दूध और वनस्पति तेल, ये सब आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम करेंगे सबसे पहले सीरियल्स यानी कि अनाज। तो संसार में इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, ये सभी प्रकार के जीवों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और क्या होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रथम घटक है जो अनाज है, जो सीरियल्स हैं। ठीक है, इसके द्वारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट यानी कि श्वेतसार तथा विटामिन्स आदि प्राप्त होते हैं। ये शरीर में प्रतिदिन व्यय होने वाली जो कैलोरीज हैं उनके रूप में पूर्ति करते रहते हैं। इनके दानों में सेलुलोज रहता है। यही भाग कठिनता से पच पाता है, परंतु शेष भाग समय अनुसार तथा शक्ति के अनुसार पच लिया जाता है। इसका अंकुरित करना जो अगर हम इस जो सीरियल्स हैं उसको अगर हम अंकुरित कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि इससे इसकी शक्तिवर्धक हो जाता है। ये पाचन में हमारे लिए इजी रहता है, इजी टू डाइजेस्ट रहता है। ठीक है, तो इसलिए आजकल ट्रेंड भी है कि आप अगर एक हेल्दी मील प्लान करते हैं तो उस मील में आप अंकुरित अनाज ज़रूर इंक्लूड करें। ठीक है, अनाज निम्न रूप से पाया जाता है। गेहूँ है, जो है चना है, मटर, बाजरा, मक्का, जई, जवार आदि, ये सब क्या है हमारे सीरियल्स के ही फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आ जाता है हमें क्या मिला है, गेहूँ। तो गेहूँ के बारे में देख लेते हैं, जिसे हम व्हीट कहते हैं। ये प्रत्येक देश का मुख्य उपज है। हमारा देश इसी की उपज में सब प्रथम है, अग्रणीय है। इसमें ग्लूटीन तत्व प्रमुख है। इसके अतिरिक्त इसमें 13% आपको प्रोटीन मिलेगा, 71% कार्ब मिलेगा, 2% फैट मिलेगा और 2% आपको लवण मिलेंगे और बाकी अन्य पदार्थ। इसका चोकर सहित आटे का प्रयोग करने से सभी जो अवयव होते हैं ना, भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसके विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम ना क्या आटा कर सकते हैं गेहूं से, हम सूजी बना सकते हैं। ठीक है, आटा बना सकते हैं, सूजी बना सकते हैं। ठीक है, मैदा बनाते हैं, दलिया बनाते हैं और इस तरह इसका सूप बनाते हैं। परंतु इसको विभिन्न रूपों में परिवर्तित कर देने से इसका जो उत्पादक तत्वों में विभिन्नता आ जाती है। जैसे 1 किलोग्राम आटे में हमें क्या क्या मिलता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। 0.65 राइबोफ्लेविन। ठीक है, उसके बाद 4.0 हमें क्या मिलेगा, नियासिन। उसके बाद में 30.0 हमें आयरन मिलेगा। तथा मैदा में क्या होगा ना, अब मैदा में क्या हो जाएगा, देखिए मैदा में ना 0.30 आपको राइबोफ्लेविन, 6.9 आपको नियासिन रह जाएगा, 7.0 आपको जो है वो आयरन रह जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ हो जाता है। उसके बाद में अब आ जाते हैं हम जौ। ठीक है, जौ ये भी बहुत ज़्यादा प्रमुख उपज है। वास्तव में ये और भी ज़्यादा पौष्टिक होता है। इसमें प्रोटीन भी होता है और कार्ब्स भी होता है। एक अधिक हल्का भोज्य पदार्थ ही, लाइट होता है और इसमें ग्लूटीन की मात्रा कम होती है। इसलिए इसे अन्य अनाजों के साथ मिलाकर मतलब पिसवाकर, जैसे आप आटा बनाते हैं, जैसे हम मल्टीग्रेन आटा बनाते हैं तो उसमें आप गेहूँ ले लीजिए, आप जौ ले लीजिए, उसमें आप चना वगैरह जैसे मिक्स करके बनाते हैं ना, तो उसी के बारे में बात की गई है। ये ठंडा होता है। ठीक है, इसका छिलका आसानी के साथ नहीं खाया जा सकता, इसलिए इसे भिगोकर कूटकर ही प्रयोग किया जाता है और इसके निरंतर प्रयोग करते रहने से वृक्क यानी कि निरोग नहीं होता है। अगर आप जौ को मिक्सी में ग्राइंड करके और उसको भिगोकर बनाते हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहता है। अगर आप वेट लूज़ करना है हमें किसी को और उस तरह में अगर हम इसको लेते हैं तो भी ज़्यादा ये अच्छा रहता है।
ठीक है। चना, वास्तव में अनाजों में इसका अत्यंत महत्व है। ये विभिन्न रूपों में प्रयोग में लाया जाता है। इससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अंकुरित चने के सेवन करने से ऊर्जा का संचय शरीर में बना रहता है। इसे उबालकर भी प्रयोग किया जाता है। इसे आटा भी, बेसन के रूप में भी, इसमें आयरन होता है। ठीक है, अनाज है, हमारे देश में इसका उत्पादन अधिक है, चना। उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट, मटर। ये भी अनाज के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, वर्तमान में इसका उपयोग महत्व कम हो गया है। ये भी शक्तिवर्धक पौष्टिक होता है। अधिकतर भिगोकर उबालकर इसका प्रयोग किया जाता है। ये वाइट भी आता है, वाइट चना भी होता है और ये ग्रीन भी होता है। ठीक है, चावल, ये हमारे देश के प्रमुख भोज्य पदार्थ है। बंगाल, मद्रास, केरल, बिहार, गुजरात, असम, उत्तर पूर्वी प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिन में एक बार इसका सेवन प्रति व्यक्ति आय की आदत में बन गया है। कार्ब का ही प्रमुख स्रोत है। ठीक है, हल्का तथा पाचक होता है। बी की कमी पाई जाती है। बी की कमी इसलिए पाई जाती है क्योंकि जब स्प्रे प्रोसेस हो जाता है तो इसमें से जो है विटामिन बी नष्ट हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा पॉलिश अगर प्रोसेस से गुजर जाता है तो इसमें विटामिन बी कम हो जाता है। चावल अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, परंतु उसमें से कुछ चावल अधिक प्रचलित है, जैसे सेला है, परवली है, बासमती है, आदि प्रमुख किस्में हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसके पृथक करने की रीतियों के आधार पर इसका विभाजन किया जाता है, जैसे अरवा, उसना, है ना। उसके बाद में मशीन द्वारा साफ किए गए चावल होते हैं। इसके ये PYQ है, इसको देख लेते हैं हम एक बार कि अरवा चावल क्या है। अरवा चावल क्या है, इनको साफ करने पर इनके ऊपर नीचे के भाग साफ हो जाते हैं। बीच का भाग भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, परंतु ये अधिक पौष्टिक नहीं होते हैं। पोषक की दृष्टि से ये अधिक पोषक नहीं होते हैं। उसना चावल, धान को भिगोकर, उबालकर, सुखाकर, कूटकर साफ करते हैं। देखिए कितनी प्रोसेस हुई हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। धान को भिगोया हमने, उबाला, सुखाया, कूटकर साफ किया। उबलने के कारण इसके पोषक तत्व इसमें निहित रहते हैं और जो श्वेतासार का आवरण सा चढ़ा रहता है वो अधिक पोषक हो जाता है। इसको पकाने से पहले से थोड़ी देर पानी में भिगो लेना चाहिए। ये ध्यान रहे कि माड़ अधिक उपयोगी होता है, वास्तव में अत्यंत ही पोषक पदार्थ है। कहने का इनका अर्थ है कि जो आपका जो चावल बनता है और उसमें वाइट कलर का जो स्टार्च बन जाता है जिसे हम मांड बोलते हैं, उसको फेंकने की जगह पर आप उसी में ही उसको बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। मशीन द्वारा साफ़ किए गए चावल, मशीन में धान डालने से उसका छिलका पृथक हो जाता है, परंतु मशीन की रगड़ जो होती है, उसका रगड़ होती है, उससे उसका पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, पॉलिश कर देते हैं, अधिक सफ़ेद चमकीला हो जाता है। वर्तमान में इसका प्रयोग अधिक रूप से किया जाता है। भारत के निवासियों के लिए सस्ता, सुलभ भोज्य और पोषक होने की दृष्टि से इसका अधिक महत्व है। ऊर्जा प्रदान करने के कारण भी इसका विभिन्न रूपों में सेवन किया जाता है। चावल में स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक आवश्यक विटामिन A, C, D का प्राय अभाव ही होता है। जहाँ तक खनिज लवणों का प्रश्न आता है तो चावल में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम अल्प मात्रा में ही होता है। चावल में वसा प्रोटीन कभी नहीं होता है, वो भी प्रेजेंट नहीं होती है। चावल में वसा प्रोटीन की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा न्यून होती है। चावल के पोषक तत्वों को ध्यान रखते हुए सामान्य रूप से आवश्यक माना जाता है। चावल के साथ मीट तथा मछली या दालों को समुचित मात्रा में ग्रहण करा जाना चाहिए। देखिए क्या होता है कि चावल में और दाल में दोनों में अपूर्ण प्रोटीन होते हैं, और जब हम इसको मिक्स करके खाते हैं तो ये पूर्ण प्रोटीन हमारे लिए बन जाता है। इसलिए जैसे कि खिचड़ी हुई है, आप दाल के साथ चावल को मिक्स करके, खिचड़ी है, दाल चावल है, तो ये ज़्यादा हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रहता है और टेस्ट भी अच्छा रहता है इसका। व्यक्ति का आहार असंतुलित हो जाता है, अभावजनित रोगों का शिकार होने की आशंका बनी रहती है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया है बाजरा। ये भी हमारे देश का प्रमुख उपज है। कृषि प्रधान देश होने के फलस्वरूप किसान इसका भी अधिक मात्रा में प्रयोग करता है। सर्दी के दिनों में अधिक मात्रा में यूज़ होता है। इससे स्पष्ट है कि इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, पौष्टिक होता है, सस्ता होता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मक्का।
ये एक हल्का भोज्य पदार्थ है, परंतु इसकी पैदावार कम है। इसका भी आटा अधिक सुपाच्य तथा ऊर्जा से युक्त होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के प्रांतों में इसका सेवन सर्दियों में किया जाता है, अधिक मात्रा में किया जाता है। अब आ जाता है हमारे पास जई, जुदड़ी, ज्वार, जिसे हम ज्वार कहते हैं। ये भी हल्का तथा ऊर्जा युक्त अनाज है। वर्तमान में इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है तथा इसका पैदावार भी उसके अनुसार कम होती है, परंतु अधिक पाचक होता है, शीघ्र पच जाता है। इसका आटा अत्यंत सफ़ेद और चमकदार होता है। जो ज्वार है, इसका जो आटा है कैसा होता है? चमकदार होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इसका प्रयोग कुछ अंशों तक किया जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है दालें। दालें हमारे देश में अधिकतर मूंग, चना, अरहर, उड़द, मसूर, मटर की दालों का प्रयोग किया जाता है। मांस तथा गेहूँ में प्रोटीन की मात्रा दालों में प्रोटीन की मात्रा के बराबर होती है। दालों का प्रोटीन दूध के प्रोटीन से कम होता है। दालों में 20 से 25% तक प्रोटीन पाया जाता है। दालों में 57 से 60% प्रोटीन, 22 से 25% पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन युक्त तत्व भी पाए जाते हैं। दालों में 3 विटामिन ए, बी, सी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु ये विटामिन तभी प्राप्त होते हैं जब दालों को भिगोकर अंकुरित कर लिया जाए। ठीक है, तभी ये हमें प्राप्त होंगे जब अंकुरित कर लिया जाएगा। दालों में फास्फोरस व लोहा भी जो है अधिक होता है। यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। दालें देर से पचती हैं, पेट में दर्द व वायु बनाती हैं। यदि दालों को अधिक सेवन किया जाए तो पाचन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने अभी आपके साथ क्या डिस्कस किया है, इसमें से खाद्य अनाज में हमने खाद्य अनाज डिस्कस किया, दालें डिस्कस कर ली। जब हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, मैं इसके बाद जो नेक्स्ट में कवर करूँगी वो मूलकन जो हमारी हैं और फलों को कवर करूँगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? बहुत इम्पॉर्टेंट था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि बाजरे से बना है PYQ, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसके बाद जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, उसके साथ ही मैं कुछ क्वेश्चंस PYQ लाऊंगी और कुछ नए भी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।